हेलो स्टूडेंट्स, बाकी सब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन लास्ट में वीडियो का फोकस पास में हो जाने के कारण आपको ये कार्बन डेटिंग शायद इसमें डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि फोकस बाय मिस्टेक फ़ोन का पास वाला नियर फोकस हो गया था और ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मैं कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, सी कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन जो है दो टाइप्स के आइसोटोप्स, कार्बन के दो फेमस आइसोटोप्स है। एक है आइसोटोप, किसको कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, एटम का मास। एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। अब बचा किसका मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो ये जो कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 का मास होता है 12। और 12 क्यों, क्योंकि इसके एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 8 + 6 14। ये कार्बन 14 है। ये कार्बन थोड़ा भारी एटम रहता है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स ज्यादा है। समझ गए। इसके बारे में आप 9th में भी पढ़े हो, आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हल्का कार्बन है, ये भारी कार्बन है क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में ज्यादा होते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 12 जो है, ये इसमें से कोई रेडिएशंस नहीं निकलते। रेडिएशंस नहीं निकलते मतलब इसमें से कोई रेज नहीं निकलती। इसमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलता, रेज नहीं निकलती। इसका मतलब क्या है कि ये एज इट इज रहता। अगर आज आपने 1 किलो ला के रख दिया आपके घर में कार्बन 12, और 10 साल के बाद देखेंगे तो भी उतना 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा। ये अपने आप गायब नहीं होता। और ये वाला जो कार्बन है, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो एक्टिव कार्बन यानी इसमें से रेज निकलती है। रेज जैसे गामा रे, जैसे एक्सरेज के बारे में आपको मालूम होगा। एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। अगर किसी की हड्डियां फ्रैक्चर होगी, बोन्स फ्रैक्चर होगी, तो एक्सरे की फिल्म में दिखाई देता कि बोन फ्रैक्चर हुई या नहीं, लेकिन एक्सरेज को आते हुए हम नहीं देख सकते। तो सिमिलरली ये कार्बन 14 में से इनविजिबल गामा रेज निकलती है, और वो गामा रेज भी एक्सरेज की तरह होती जो दिखाई नहीं देती। तो इसमें से इनविजिबल रेडिएशन निकलता, रेज निकलती। जिस तरह अगर हम ओडोनिल लाकर रखे या डामर की गोली लाकर रखे अपने घर में, नैप्थेलिन बॉल्स, तो वो कैसे सब्लिमेशन होते होते क्वांटिटी कम होती जाती है। डामर की गोली इतनी बड़ी लाया आपने, कुछ दिन बाद छोटी सी रह जाती, कुछ दिन बाद और छोटी हो जाती, कुछ दिन बाद और छोटी होती, क्योंकि वो अपनी खुशबू उड़ा उड़ा कर क्वांटिटी कम होती है। तो जिस तरह वो अपनी खुशबू उड़ा उड़ा कर कम होती है, उसी तरह ये रेडिएशन उड़ा उड़ा कर इसकी क्वांटिटी कम होती है। इसमें से इनविजिबल रेज निकलती है, किरणें निकलती है, और इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। बात समझ गए। और साइंटिस्ट लोगों को ये मालूम है कि कार्बन 14 अगर हमने अपने घर में 1 किलो लाकर रखे, अगर हमने अपने घर में, या मान लो अगर हमने अपने घर में 4 किलो कार्बन लाके रखे, कौन सा वाला, कार्बन 14, कितने किलो लाए, 4 किलो। 4 किलो कार्बन 14 को 2 किलो कार्बन 14 होने के लिए कितना क्वांटिटी उड़ गया, 4 किलो में से 2 किलो बचा, मतलब कितना उड़ गया, आधा किलो नहीं, आधी क्वांटिटी उड़ गई। 4 किलो का क्वांटिटी था, अब बचा कितना, 2 किलो। तो यानी जितना अमाउंट पहले था उसमें से आधा अमाउंट उड़ने के लिए कार्बन को कितने साल लगते हैं, साइंटिस्ट को ये पता है। साइंटिस्ट लोगों को मालूम है कि ऐसा होने के लिए 5600 साल लगते हैं। हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे कार्बन डेटिंग। किसने ये कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट निकाला, विलर्ड लिबी, WILLARD, विलर्ड, LIBBY, लिबी, विलर्ड लिबी। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है, कार्बन की क्वांटिटी से एज पता करते, डेट पता करते कि कितने साल पुरानी लाश है या कितने साल पुराना कोई चाय का कप है, बर्तन है, ये पता करते हैं। अब ध्यान से समझो, 4 किलो कार्बन को 2 किलो कार्बन होने में कितने साल लगते, 5600 साल लगते हैं। अब 2 किलो कार्बन को 1 किलो कार्बन होने में कितने साल लगेंगे बताओ। कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोग का गलत हुआ होगा। तो 2 किलो कार्बन को 1 किलो कार्बन होने के लिए लगते हैं 5600 साल। यानी जितनी क्वांटिटी है उसकी आधी क्वांटिटी होने के लिए 5600 साल लगते हैं। तो 4 किलो को 2 किलो होने के लिए 5600 साल लगेंगे। 2 किलो को 1 किलो होने के लिए, 1 किलो कहाँ गया, उड़ गया। 2 किलो था, 1 किलो उड़ गया और 1 किलो बचा है। क्या बन के उड़ गया, रेडिएशन बन के उड़ गया।
अल्फा बीटा गामा बन के उड़ गया, अल्फा बीटा पार्टिकल्स है और गामा रेडिएशन है। तो 2 किलो से 1 किलो होने के लिए कितने साल लगे? 5600 साल। अब 1 किलो में से आधा किलो होने के लिए कितने साल लगेंगे? 5600 साल लगेंगे। यानी हर 5600 साल बाद इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। इसीलिए 5600 साल, ये जो इयर्स है इसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14। 5600 years is equal to half life period of कार्बन 14। कार्बन 14 की आधी आयु है, वो आधी उम्र है उसकी, यानी जितनी क्वांटिटी लाए उसके आधी क्वांटिटी होने के लिए जितने साल लगते उसको बोलते हैं, उसको कहा जाता है क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, दूसरी बात समझो। अब दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको कार्बन डेटिंग होती क्या है। समझो एक जिंदा आदमी के बॉडी में, एक हड्डी में, एक बोन में अगर मैं मर जाऊं और मेरी लाश को जमीन में दफना दिया जाए या मुझे जला दिया जाए, दोनों केसेस में मेरे बॉडी की पूरी हड्डियां डिकम्पोज हो जाएंगी। मिट्टी में धीरे धीरे हड्डियां गल के मिक्स हो जाती है मिट्टी में। मांस तो पहले जल्दी मिक्स हो जाता है, हड्डियों को गलने टाइम लगता है। जलाने पर हड्डियां जल्दी से अस्थियां बन जाती है। लेकिन इन दोनों केसेस में वर्टिब्रल कॉलम की हमारी एक बोन है, उसमें स्ट्रीक सेल्स होते हैं, वो हड्डी पूरी तरह डिकम्पोज कभी नहीं होती। तो वो हड्डी आखिर तक हमेशा बाकी रहती है, ना तो जलाने से खत्म होती है वो, ना दफनाने से खत्म होती है। उसकी एज ऑलमोस्ट लाइफलेस है, यानी वो बहुत बरसों बरस तक वो हड्डियां खत्म नहीं होती। ठीक है, तो वो हड्डी, अब उस हड्डी में कार्बन कितना रहता? अपने मन से मैं कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूँ, सच में ये रियल वैल्यूज नहीं है, अंदाजन मैं वैल्यू ले रहा हूँ। मेरी बॉडी की जो हड्डी है, वो वाली वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डी है, उसमें कितना है कार्बन? 12 की क्वांटिटी कितनी है? 10 ग्राम। वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डी है उसमें कितने ग्राम कार्बन है? 10 ग्राम्स कार्बन है। कितने ग्राम है? 10 ग्राम्स। और कार्बन 14 वाला जो कार्बन है, जो रेडिएशन उड़ाने वाला कार्बन है, वो कितने ग्राम्स है? 20 ग्राम्स है। कितने ग्राम है? 20। बिना उड़ने वाला नॉन रेडियो एक्टिव, जो उड़ता नहीं है, रेडिएशन नहीं उड़ाता है, जिसकी क्वांटिटी कम नहीं होती, जिसकी क्वांटिटी फिक्स रहती है, वो कितने ग्राम है? 10 ग्राम। और जो रेडिएशन उड़ा के जिसकी क्वांटिटी कम होती है, वो कितने ग्राम है? 20 ग्राम। अब मान लो ये मैं जिंदा हूँ अभी, और जिंदा लिविंग बॉडी में, मेरी बॉडी में से ये रेडिएशन उड़ा के 2 ग्राम कम हो गया। कितने ग्राम कम हुआ? 2 ग्राम। कितना? कार्बन 14 2 ग्राम कम हो गया। 2 ग्राम कम हो गया। तो अब मेरी बॉडी में कितने ग्राम बचना चाहिए? 18 ग्राम्स, 18 ग्राम बचना चाहिए। लेकिन नहीं, 20 ग्राम बचेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने जो ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। मैंने जो ग्लूकोज खाया, तो ग्लूकोज खाने के कारण मेरी बॉडी में फिर से कार्बन आ गया, और कितना आ गया? 2 ग्राम आ गया। तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं होता है, जरूरी नहीं कि मैं 2 ही ग्राम खाऊंगा, 2 ही ग्राम कार्बन आएगा मेरी बॉडी में, अंदाजन लेट अस सपोज। तो जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे हड्डी में, मेरी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी में कार्बन 14 की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 20 ग्राम रहेगी। रेडिएशन उड़ाकर जितने ग्राम कम हो जाएंगी, खाना खाने से, दाल चावल रोटी ग्लूकोज खाने से उतनी क्वांटिटी फिर से मेरी बॉडी में आ जाएगी, और ये क्वांटिटी फिक्स रहेंगी, ना ये क्वांटिटी बढ़ेगी ना ये क्वांटिटी कम होंगी। इसकी वैल्यू जब तक मैं जिंदा हूँ, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेंगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इन दोनों का रेशियो क्या है? कार्बन 12 अपॉन कार्बन 14। कार्बन 12 कितना ग्राम रहता? 10 ग्राम्स। कार्बन 14 कितने ग्राम है? 20 ग्राम्स। सच में नहीं रहता, अपन ने अपने मन से ये वैल्यू सपोज कर ली। 10 ग्राम कार्बन 12 है, 20 ग्राम कार्बन 14 है। इनका रेशियो कितना आ रहा? 1:2। यानी एक जिंदा आदमी के बॉडी में कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो देखें तो 1:2 होता है। यहाँ तक कहानी समझ गई? जिंदा आदमी के बॉडी में कार्बन 12 से कार्बन 14 का रेशियो कितना रहता है? 1:2 रहता है। ठीक है, अब सपोज करो आपके लिए एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, सुनो।
अब मैं मर गया, आज सपोज मैं मर गया, मेरी बॉडी में कितना कार्बन था आज तक मेरे मरने से पहले? 20 ग्राम। अब मैं मर गया तो मैंने ग्लूकोज खाना बंद कर दिया, अब मैं दाल चावल रोटी भी नहीं खा रहा, मेरे मरने के बाद मैंने खाना खाना बंद कर दिया समझो। और लेकिन रेडिएशन मेरी लाश में से भी उड़ रहा है। कार्बन 14 ऐसा है कि कोई आदमी मर जाए या जिंदा रहे, रेडिएशन उड़ाना बंद नहीं होता, रेडिएशन हमेशा उड़ते रहेंगे। तो मैं मर भी गया तो मेरी बॉडी में से रेडिएशन उड़ते जा रहे, रेडिएशन उड़ने के कारण मेरी बॉडी का कार्बन कम 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 होता जा रहा। और साइंटिस्ट को मालूम है कि 4 किलो कार्बन को 2 किलो होने के लिए इतने साल लगते हैं, 2 किलो को 1 किलो होने के लिए भी इतने साल लगते हैं, 1 किलो को आधा किलो होने के लिए भी इतने साल लगते हैं। यानी जितने किलो है या जितने ग्राम है उसकी आधी क्वांटिटी होने के लिए कितने साल लगते हैं? 5600 साल लगते हैं। चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरी बॉडी में अभी 20 ग्राम कार्बन है, आज मैं मर गया और मेरे मरने के बाद ये कार्बन 10 की क्वांटिटी कम नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ये फिक्स रहेंगी। लेकिन ये कार्बन 20 की वैल्यू कम होती जाएंगी, लगातार इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएंगी। अब ये वैल्यू कम 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 होते होते साइंटिस्ट लोग आए, आज से बहुत हजार साल बाद, कई हजार साल, 1000 नहीं बोल रहा मैं, कई हजार साल बाद साइंटिस्ट आए, डिटेक्टिव आए, जासूस लोग आए, उन्होंने ज़मीन खोदी और ज़मीन खोदने के बाद उनको मेरी लाश की एक हड्डी मिली। दे फाउंड वन बोन इन फ्रॉम माई बॉडी which was not decomposed under the soil, and that bone was used by them to make archaeological survey. They want to find out the lifespan of this person. और लोगों को ये मालूम था कि यहाँ अंसार सर की लाश दफनाई हुई है। ठीक है, जब दफनाया आज मुझे तो लोगों ने बता दिया कि ये यहाँ बोर्ड लगा है अंसार सर रेस्ट इन पीस। तो साइंटिस्ट लोगों को मालूम था कि ये अंसार सर की लाश है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अंसार सर की लाश कितने साल पुरानी है। तो क्या हुआ, जब उनको मेरी बॉडी की एक हड्डी मिली तो उन्होंने उस हड्डी में कार्बन 14 की क्वांटिटी गिने कितनी है। तो साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि अंसार सर की बॉडी की जो हड्डी मिली है उसमें 5 ग्राम कार्बन 14 है। कितने ग्राम है कार्बन 14? 5 ग्राम। कितने ग्राम कार्बन 14 मिला? 5 ग्राम। बताओ अंसार सर की लाश कितने साल पुरानी होगी? सोचो, 1 मिनट का टाइम, अंसार सर की लाश कितने साल पुरानी होगी? ठीक है, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को आंसर आ गया और कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे क्या हो रहा है तारे जमीन पर। सुनो, अंसार सर की लाश है 11,200 साल पुरानी। पूछो कैसे? सुनो, जब अंसार सर मर गए तो उनकी बॉडी में कितना कार्बन था? 20 ग्राम कार्बन 14। 5,600 साल बाद कितना कार्बन बचेगा? 20 ग्राम्स का आधा, यानी 10 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स को 10 ग्राम्स होने कितने साल लगेंगे? 5,600। क्यों? क्योंकि कार्बन को आधी क्वांटिटी होने में 5,600 साल लगते हैं। उसकी हाफ लाइफ पीरियड क्या है? 5,600 साल। तो अंसार सर की बॉडी में से 20 ग्राम कार्बन को 10 ग्राम होने के लिए कितने साल लगे? 5,600 साल लगे। 20 ग्राम को 10 ग्राम होने के लिए, 10 ग्राम उड़ने के लिए और 10 ग्राम बचा रहने के लिए कितने साल लगे? 5,600 साल। अब 10 ग्राम को 5 ग्राम होने के लिए फिर से और कितने साल लगेंगे? 5,600 साल लगेंगे। यानी 5 ग्राम क्वांटिटी अगर मेरे बॉडी में मिलता है कार्बन 14, तो साइंटिस्ट समझ जाएंगे कि अंसार सर की लाश 11,200 साल पुरानी है। बात समझ में आई? फिर से समझाओ। जब तक अंसार सर जिंदा थे तो क्वांटिटी कितनी थी? 20 ग्राम। जब मर गए और 5,600 साल बीत गए तो 20 ग्राम में से कितने ग्राम बचा? 10 ग्राम। फिर और 5,600 साल बीत गए तो फिर कितना बचा? 5 ग्राम। तो इसका मतलब 5 ग्राम कब बचता है? 5600 प्लस 5600, 11,200 साल बाद मेरी बॉडी में 5 ग्राम कार्बन बचेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग उस कार्बन पर से पता लगा लेंगे कि अंसार सर की लाश 11,200 साल पुरानी है। ये मेथड किसने निकाला था? विलर्ड लिबी ने। ठीक है, और इससे क्या पता किए इन्होंने? इन लोगों ने इससे ये पता किए कि दुनिया में चिड़िया और परिंदे पक्षी कब आए, चिड़िया परिंदे कब आए, बर्ड्स का स्केलेटन का स्टडी किए इन्होंने। इससे पता किए कि बर्ड्स दुनिया में कब आए। बर्ड का स्केलेटन मिला, हड्डियों का ढांचा, वो हड्डियों के ढांचे में का कार्बन चेक करे कितना है, वो कार्बन से पता चला कि बर्ड्स की लाश कितने साल पुरानी है। ठीक है,
फिर उसके नीचे की मिट्टी खोदे तो उसके नीचे की मिट्टी खोदने पर डायनासोर की हड्डियां मिली। किसकी हड्डियां मिली? डायनासोर की। या फ्रॉग की भी हड्डियां मिली, दोनों की एज एक जैसी है बोलते। फ्रॉग और डायनासोर की हड्डियां मिली। डायनासोर की हड्डियां नहीं मिली, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर निशान छप जाता है जूते का, उसी तरह जमीन में हार्ड गीली मिट्टी पे डायनासोर की हड्डियां पड़ी थी। मर गया डायनासोर, उसका गोश्त मांस डिकम्पोज हो गया और उसकी जो हड्डियां बाकी थी वो हड्डियों का निशान जमीन में छप गया और उसके ऊपर मिट्टी मिट्टी की लेयर आ गई। तो हड्डियां तो सड़ गई, गल गई, पिघल गई, गायब हो गई, लेकिन वो निशान बाकी रह गए। तो जो स्केलेटन का जो निशान छपा था उससे और हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया होगा वहां पर, उससे उन्होंने पता लगा लिया डायनासोर कितने हजार साल पहले अर्थ में थे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में बर्ड्स के आने से पहले कौन आया? डायनासोर आया या फ्रॉग आया। तो उन्होंने पता लगा लिए कि डायनासोर दुनिया में पहले आए। इस पर से क्या कंक्लूजन निकले? और एक बात सुनो, उसके नीचे इनको हड्डियां कौन सी मिली? तो इनके इसके नीचे इनको फिश की हड्डियां मिली, जो मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, वो फोटो में दिखाया। फिर उसके नीचे इनको किसका स्केलेटन का निशान मिला? किसके इम्प्रिंट्स मिले? इम्प्रिंट्स, IMPRINTS, इम्प्रिंट्स यानी इम्प्रेशंस, निशान छपे हुए। फिर यहाँ मिला स्टारफिश का निशान। तो इस पर से चार्ल्स डार्विन और उसके दोस्तों ने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कहा कि स्टारफिश से सादी फिश बनी। सादी फिश की बॉडी में, यानी स्टारफिश ने क्या की? एक स्टारफिश ने दूसरी स्टारफिश को जन्म दिया, अंडे के थ्रू जो भी होता है। फिर दूसरी स्टारफिश ने तीसरी स्टारफिश को जन्म दिया, चौथी स्टारफिश, पांचवी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में स्टारफिश 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 पैदा होती रही, लेकिन एक जनरेशन ऐसा आया कि उसके डीएनए में म्यूटेशन हो गया, उसके जीन्स का सीक्वेंस बदल गया, कोड अलग हो गया। मैंने आपको समझाया पीओटी पॉट की जगह टीओपी टॉप हो जाए। पीओटी पॉट यानी गाजर का हलवा, टीओपी टॉप यानी करेले की कड़वी सब्जी। लेटर चेंज होगा, कोड आपको मैंने समझा दिया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन में ये सब समझा चुका हूं मैं आपको। तो जब स्टारफिश थी, स्टारफिश ने बहुत सारे स्टारफिश को जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसके बच्चे पैदा होते रहे, लेकिन किसी एक जनरेशन में ऐसा हो गया, चार्ल्स डार्विन ने कहा किसी एक जनरेशन में ऐसा हुआ कि स्टारफिश ने सादी फिश के बच्चे को जन्म दे दिया। और जन्म दे दिया है जो भी अंडे देती होंगी, जो भी होगा, सादी फिश आ गई दुनिया में। अब ये सादी फिश ने क्या की? फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक फिश फीमेल फिश अपने अंडे एग्स पानी में रिलीज करती है और मेल फिश अपने स्पर्म्स पानी में रिलीज करता है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो उससे फिश बनती है। कहाँ? मम्मी की बॉडी में? नहीं, पानी में। ह्यूमन बीइंग्स में बच्चा कहाँ बनता है? अपने मम्मी की बॉडी में। गाय भैंस में बच्चा कहाँ बनता है? मम्मी की बॉडी में। लेकिन फिश में और फ्रॉग में बच्चा मम्मी के बॉडी में नहीं, पानी में बनता है। मेल फिश अपने स्पर्म्स रिलीज कर देता है, फीमेल फिश अपने एग्स रिलीज कर देती है, और ये स्पर्म और एग पानी में मिलते हैं और पानी में बच्चा बनता है और पानी में फिश बड़ी होती है, पानी में फ्रॉग बड़ा होता है और पानी में जन्म लेते हैं। जब इनको बड़े होने के बाद पूछोगे आपके माँ बाप का नाम क्या है, तो ये बोलेंगे हम अनाथ है, लिख दो हमारे हाथ पे हम अनाथ है, क्योंकि इनको अपने मम्मी का भी पता नहीं रहता और इनको अपने पापा का भी पता नहीं रहता। इनको ये नहीं मालूम रहता कि हम किसके स्पर्म से बने और किसके एग से बने। तो ये फिश ने क्या कि बहुत सारे स्पर्म रिलीज की, मेल फिश ने, फिर उसने दूसरी फीमेल फिश ने बहुत सारे एग्स, फिर बहुत सारी फिश पैदा हुई दुनिया में, बहुत सारी मछलियाँ आई, फिर वो जनरेशन, अगली जनरेशन आई फिश की, फिर उन्होंने अंडे दिए, फिर उनके स्पर्म्स आए, फिर और जनरेशन आती गई। फिश मछली से मछलियाँ दुनिया में आने लगी, एक मछली से दूसरी मछली आती थी, दो मछली से दूसरी मछली आती थी, और दो मछलियों से और नई मछलियाँ पैदा होती, मछलियों से मछलियों बनते डायरेक्ट मछलियों को जन्म नहीं दे रही, अंडे के थ्रू। यहाँ ओवीपेरस है, ये वीवीपेरस नहीं है। ओवीपेरस यानी जो अंडा देते हैं और फिर बच्चा पैदा होता है, और वीवीपेरस यानी जो अंडा नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते। तो मछली फिश वीवीपेरस नहीं है, ये बच्चों को जन्म नहीं देती, अंडे को जन्म देती। सभी फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, सादी वो मछली अपन जो दुकान से लाते हो। तो फिश जो है, ये फिश ने बहुत सारी इसकी जनरेशन बीती गई, और जनरेशन में चेंजेस आते आते हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आया, और एक जनरेशन में डायनासोर पैदा हो गया। एक जनरेशन में क्या पैदा हो गया? डायनासोर। कौन बोला? चार्ल्स डार्विन बोला। डायनासोर पैदा हो गया, और उसमें कुछ वैरायटी में फ्रॉग भी पैदा हो गया। तो डायनासोर जो पैदा हुआ, तो चार्ल्स डार्विन ने कहा डायनासोर थोड़ी जंप मारता था, दौड़ता था, दौड़ के जंप मारता था। जंप मारते मारते क्या करता था? थोड़ी उड़ने का मजा आता था उसको जंप मारने में।
तो डायनासोर के उड़ने के कारण डायनासोर ने डायनासोर को जन्म दिया, और दूसरे डायनासोर ने और दूसरे डायनासोर को जन्म दिया। हर जनरेशन में डायनासोर के बच्चे बच्चे पैदा होते गए, लेकिन डायनासोर के बच्चों में हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आता गया। ऐसा कौन बोला? चार्ल्स डार्विन। और कौन सा चेंज आता गया? तो डायनासोर की जो मुंह था बोले उसमें दांत थे, तो चार्ल्स डार्विन का कहना है कि डायनासोर का जो मुंह था, इतना बड़ा जबड़ा, इतने सारे दांत, धीरे धीरे बोले डायनासोर का जो मुंह है वो हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते उसका मुंह छोटा छोटा होता गया हर जनरेशन में। और एक जनरेशन ऐसी आई कि बोले उसमें चोंच बन गई, बोले जैसे पक्षी की, बर्ड की, चिड़िया की चोंच होती है ना, BEAK बीक, वैसी चोंच बन गई बोले। और वो चोंच के अंदर दांत थे बोले, चोंच भी और दांत भी। ये दो चीजें एक साथ होके क्या बताना चाह रही है? ये बता रही है कि मैं डायनासोर हूँ और धीरे धीरे मैं बर्ड बन रहा हूँ। अब आने वाली कुछ जनरेशन में मेरे दांत गायब हो जाएंगे और मेरी सिर्फ चोंच बाकी रह जाएंगी। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि वो जो डायनासोर था उसके हाथ धीरे धीरे चेंज होकर पंख बन रहे थे, और उसके हाथ हर जनरेशन में थोड़ा चेंज आता गया, हाथ पंख बन गए, पंख बन गए, लेकिन पंखों में उंगलियां थी। उसके पंख जो थे उसमें उंगलियां थी, फिंगर्स थे, डिजिट्स थे, और वो उंगलियों में बड़े बड़े नाखून थे, नेल्स, क्लॉज, CLAWS, क्लॉज, बड़े बड़े नाखून, खरोंचने, बोखड़ने, नकोड़ने वाले नाखून। तो ये जो नाखून थे बड़े बड़े, ये नाखून क्या बता रहे? ये बता रहे कि डायनासोर है। लेकिन वो पंख क्या बता रहे? ये बर्ड है। यानी डायनासोर धीरे धीरे बर्ड में कन्वर्ट हो रहा था। और ये बर्ड था, लेकिन इस बर्ड की लंबी सी एक पूंछ थी। पूंछ क्या बता रही? कि ये डायनासोर था। और बाकी चीजें क्या बता रही? कि ये बर्ड बन रहा। तो बोले हर जनरेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आया, और एक जनरेशन तो ऐसी आई बोले कि 50% बर्ड और 50% डायनासोर। ऐसा जो एनिमल होता है जिसमें दोनों की 50-50 क्वालिटीज रहती है, ऐसे एनिमल को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। एक आदमी है, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा ऐसा भी करता है औरत जैसा, तो आप क्या बोलोगे? ये आदमी 50-50 है। थोड़ी क्वालिटीज इसमें औरतों वाली है और थोड़ी क्वालिटीज इसमें आदमी वाली है। तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आदमी एंड औरत, दोनों का 50-50 इसमें हिस्सा आया है। वैसे ही चार्ल्स डार्विन ने कहा कि वो जो जनरेशन थी बोले डायनासोर्स की, उसमें आधी बॉडी बर्ड जैसी दिखती थी, कुछ क्वालिटीज बर्ड जैसी थी और कुछ क्वालिटीज डायनासोर जैसी थी। तो इससे पता चलता है बोले कि डायनासोर से बर्ड्स बने। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया कि दुनिया में जितने बर्ड्स आए हैं वो सब डायनासोर की औलाद है। और डायनासोर कहाँ से आता है? फिश से। फिश कहाँ से? स्टारफिश से। स्टारफिश कैसे है? वो और किसी एनिमल से, और किसी एनिमल से। वो एनिमल कहाँ से आया? और किसी एनिमल से। और ऐसा करते करते ये सब एनिमल दुनिया के कहाँ से आए? वो जो पहला यूनिसेल्युलर एनिमल था, उसी से सब पूरी दुनिया के एनिमल्स और पूरी दुनिया के प्लांट्स पैदा हुए, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। इस कॉन्सेप्ट को होते कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। पूरे दुनिया के एनिमल्स और प्लांट्स एक ही सेल से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा हुए, हर जनरेशन में थोड़े चेंजेस आ गए। ठीक है। फिर बर्ड्स आ गए बोले, चार्ल्स डार्विन ने कहा। और ये कितने साल पुराने, ये कितने साल पुराने, ये कितने साल पुराने, ये कितने साल पुराने, कैसे पता चलेगा? कार्बन डेटिंग से पता चलेगा। तो लोगों ने चार्ल्स डार्विन का बहुत गेम बनाया। अरे भैया चार्ली, ये क्या कह रहे हो? बोले स्टारफिश से फिश बन गई, फिश से फ्रॉग बन गया, डायनासोर बन गया, डायनासोर में चेंजेस आ गए, बर्ड्स बन गए, है डायनासोर से बर्ड्स बन गए। क्या बात करो तो चार्ली भैया, हमका तो वो कछु समझ नहीं आवत है, तुम कहाँ बोले थे? तो इस बात के लिए फिर चार्ल्स डार्विन ने अगला प्रूफ दिया, और वो प्रूफ का नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और ये प्रूफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना और समझना। चार्ल्स डार्विन की कहानी सुनकर कई लोग एथिस्ट बन गए थे, नास्तिक बन गए। उसने कहा कि ये सब कीड़े मकोड़े जो दुनिया में आए, ये सब पहले आए और उनमें चेंजेस होते होते आज अंसार बने। पहले अमीबा बैक्टीरिया थे, अमीबा, पैरामीशियम, और सब चेंजेस हुए, और कई जनरेशन आफ्टर जनरेशन होकर अंसार पैदा हुए। यानी कीड़े मकोड़े, झाड़ पेड़ मेरे रिश्तेदार हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन। ठीक है। सो हैव अ नाइस डे। हम यहाँ रुक जाएंगे।